तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लिया। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर को। इस सवाल में आपसे पूछ रहा है कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न या फिर इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न क्या है, और इसका कैलकुलेशन भी करने बोला है। आपको सफिशिएंट डेटा दे दिया गया है। आंसर कहता है इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट ऑन लीज मीन्स सच रेट विच इक्वेट्स फेयर वैल्यू ऑफ एसेट विथ लीज रेंटल प्लस रेसिडुअल वैल्यू। सच रेट विच इक्वेट्स फेयर वैल्यू ऑफ एसेट विथ लीज रेंटल प्लस रेसिडुअल वैल्यूज। तो अब हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं IRR का। तो इसी तरह से कॉलम बनता है ईयर का, लीज रेंटल का, डिस्काउंटिंग फैक्टर अमाउंट, डिस्काउंटिंग फैक्टर अमाउंट। अब इस तरह के कॉलम के पीछे का क्या राज है? दो बार हम लोग डिस्काउंटिंग फैक्टर क्यों लेते हैं? हम लोग हिट करते हैं, 10% में भी हिट करते हैं और 14% पे भी हिट करते हैं। ये हिट एंड ट्रायल वाला मेथड है। तो दोनों में जब हिट करते हैं तो चेक करते हैं कि किस में हम लोगों का 3,20,000 यानी कि फेयर वैल्यू ऑफ एसेट जो 3,20,000 है वो आ जाता है। अगर वो नहीं आता है तो हम लोग इंटरपोलेशन मेथड लगाते हैं। अब हमेशा तो हिट एंड ट्रायल मेथड काम नहीं करता है, तो इसीलिए हम लोग इंटरपोलेशन मेथड यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर इस तरह का कॉलम बनाया है। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोगों को पता है कि लीज पीरियड 5 साल है, तो 1 2 3 4 5 लिख दिया हम लोगों ने ईयर के कॉलम में। लीज रेंटल के कॉलम में लिख दिया 80,000 पर एनम, और लास्ट साल में 80,000 प्लस 40,000 प्लस 24,000 इसलिए लिखा है क्योंकि 80,000 है लीज रेंटल प्लस गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू है 40,000 और 24,000 है अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू। अब डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट 10% हम लोगों का क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसको इंटू कर दिया हम लोगों ने लीज रेंटल के साथ, तो हम लोग का अमाउंट निकल के आ गया। उन सारे अमाउंट को हम लोगों ने जोड़ दिया तो 3,42,944 आ गया। अब डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट 14% भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसको इंटू कर दिया हम लोगों ने लीज रेंटल के साथ, तो फिर से अमाउंट आ गया। इस अमाउंट को भी हम लोगों ने टोटल कर दिया। अब हम लोग को मालूम है कि फेयर वैल्यू ऑफ एसेट जो 3,20,000 है, ये दोनों हिट से हम लोगों का नहीं निकल के आया है। एक में आया 3,42,944 और दूसरा में आया 3,07,076। तो अब हम लोग इंटरपोलेशन मेथड का यूज़ करेंगे। 10% प्लस 3,42,944 माइनस 3,20,000 अपॉन 3,42,944 माइनस 3,07,776 इंटू 4। यहाँ पर 4 कैसे आया? 4 आया 10% माइनस 14%, तो 4%। तो इस तरह से IRR कैलकुलेट हुआ 12.61%। अब इस सवाल में हम लोगों को अनअर्न्ड फाइनेंशियल इनकम निकालने के लिए कहा है। तो इसका फॉर्मूला होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। क्या फॉर्मूला होता है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को ही नेट इन्वेस्टमेंट कह देते हैं। तो ऑल इन ऑल फॉर्मूला होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब? लीज रेंटल प्लस रेसिडुअल वैल्यू। हम लोगों को क्वेश्चन से दिख रहा है कि लीज टर्म 5 साल है और लीज रेंटल 8 लाख है, तो टोटल लीज रेंट कितना होगा? 8 लाख इंटू 5 40 लाख, और रेसिडुअल वैल्यू कितना है? 3 लाख। तो दोनों को जोड़ देंगे तो हम लोग ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकल के आ गया। अब हम लोगों को प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो हम लोग कॉलम बनाएंगे ईयर, लीज रेंटल, डिस्काउंटिंग फैक्टर, अमाउंट। तो ईयर 1 2 3 4 5, लीज रेंटल 8 लाख 8 लाख 8 लाख 8 लाख और 8 लाख प्लस 3 लाख। लास्ट में 8 लाख प्लस 3 लाख क्यों किए? क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पर लीज रेंटल प्लस गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू और अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू को जोड़ा है, और 15% का डिस्काउंटिंग फैक्टर निकाल के लिखा और इसको इंटू कर दिया लीज रेंटल के साथ, तो अमाउंट निकल के आ गया। तो अमाउंट आया 28,30,920। तो हम लोगों को ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी मिल गया, नेट इन्वेस्टमेंट भी मिल गया, माइनस कर दिए तो हम लोगों का अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम निकल के आ गया। इस सवाल में कहता है कि लेसी लिमिटेड ने मशीन लिया है लीज पे लेसर लिमिटेड से, जिसका फेयर वैल्यू 7 लाख है, इकोनॉमिक लाइफ 3 साल है और हर साल 3 लाख का लीज रेंटल पे करता है। लेसी ने रेसिडुअल वैल्यू गारंटी किया है 22,000 का, लेकिन एक्चुअल में लेसर को लगता है कि उसका रेसिडुअल वैल्यू 15,000 ही होगा। इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न 15% पर एनम है, और प्रेजेंट वैल्यू भी दे दिया है 15% पर एनम पे कितना होगा, मतलब डिस्काउंटिंग फैक्टर भी दे दिया है। सवाल में पूछ रहा है कि लेसी मशीन को कितना में वैल्यू करेगा और फाइनेंस चार्ज हर एक साल का कितना निकालेगा। तो जब भी हम लोग एसेट और लाइबिलिटी का कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन कैसे होता है? फेयर वैल्यू ऑफ एसेट और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP विच एवर इज लोअर। MLP का मतलब होता है मिनिमम लीज पेमेंट। तो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP विच एवर इज लोअर। तो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट तो मालूम है 7 लाख, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। 3 साल है, ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3, जिसमें कि पेमेंट करने वाला है 3 लाख 3 लाख और 3,22,000। 3,22,000 कैसे आया? 3 लाख प्लस गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू ऑफ 22,000, तो ऐड कर दिए तो 3,22,000। अब डिस्काउंटिंग फैक्टर तीनों साल का दिया हुआ है तो उसी से इंटू कर दिए, तो हम लोगों का अमाउंट निकल के आया। उस अमाउंट को जब ऐड कर दिए तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP निकल के आया।
MLP का मतलब कि लीज रेंटल प्लस गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। अब वैल्यू ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी निकल के आ गया 6,99,054। तो हम लोग इसको बुक कर देंगे कैसे, एसेट ऑन लीज अकाउंट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी 6,99,054 बीइंग एसेट एक्वायर्ड ऑन लीज। अब हम लोग फाइनेंस चार्ज को कैलकुलेट करते हैं, तो उसको इसी तरह से कैलकुलेट करते हैं हम लोग। सबसे पहले ईयर का कॉलम बनाएंगे, ओपनिंग बैलेंस, फाइनेंस चार्ज, इंस्टॉलमेंट, क्लोजिंग बैलेंस। तो फर्स्ट ईयर में हम लोग वैल्यू ऑफ एसेट या फिर लाइबिलिटी कितना था 6,99,054, उसमें फाइनेंस चार्ज 15% के हिसाब से 1,04,858 आया। इंस्टॉलमेंट हम लोगों ने 3 लाख का पेमेंट कर दिया, तो क्लोजिंग बैलेंस निकल के आया कुछ। अब ये जो क्लोजिंग बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट ईयर में, ईयर 2 में, और इस पर हम लोग का फाइनेंस चार्ज लगेगा और इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर देंगे तो क्लोजिंग बैलेंस निकल के आएगा। अब फिर से क्लोजिंग बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगा तीसरा साल में। अब फिर से यहाँ पर हम लोग इस अमाउंट पे फाइनेंस चार्ज लगेगा 15% के हिसाब से और इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा कि हम लोग का क्लोजिंग बैलेंस नील होना चाहिए, लेकिन होगा नहीं क्योंकि हम लोग यहाँ पर बहुत सारा अप्रॉक्सीमेशन यूज़ किए हैं। तो इसीलिए जो फाइनेंस चार्ज होगा उसको लास्ट साल कैलकुलेट नहीं करेंगे, बैलेंसिंग फिगर ले लेंगे। अब लास्ट साल हम लोग इंस्टॉलमेंट में कितना दे रहे हैं, 3 लाख तो देते ही हैं, प्लस गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू भी तो दे रहे हैं, तो उसको भी हम लोग यहाँ पर प्लस कर देते हैं। तो बैलेंसिंग फिगर निकल के आ जाता है 42,501। तो इसी तरह से हम लोग फाइनेंस चार्ज कैलकुलेट करते हैं, यही कॉलम बनाते हैं, ईयर, ओपनिंग बैलेंस, फाइनेंस चार्ज, इंस्टॉलमेंट और क्लोजिंग बैलेंस। याद रखिएगा कि लास्ट साल का जो क्लोजिंग बैलेंस है वहाँ नील होगा, तो अगर नील होगा तो हम लोग बैलेंसिंग फिगर निकाल देंगे फाइनेंस चार्ज लास्ट ईयर का, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर निकाला है 42,501। अब ये सवाल भी सेम है, लेकिन पिछले सवाल में आपको निकालने बोला था एसेट का वैल्यू और यहाँ निकालने बोल रहा है लीज लाइबिलिटी का वैल्यू। तो एसेट और लाइबिलिटी यहाँ पर एक ही है, जो लेसर के लिए एसेट है, लेसी के लिए वही लाइबिलिटी है। तो यहाँ पर भी हम लोग एसेट और लाइबिलिटी का ही कैलकुलेशन करते हैं। कैसे निकलता है, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट और फेयर वैल्यू ऑफ MLP यानी मिनिमम लीज पेमेंट, विच एवर इज लोअर। तो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट हम लोग का दिया हुआ है 1.5 लाख और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP हम लोग निकाल लेंगे। याद रखिएगा जब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP निकाल रहे हैं उसका लास्ट ईयर में हम लोग लीज रेंटल भी लेते हैं और गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू भी लेते हैं। बाकी ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, मैं इसे स्किप करना चाहता हूँ। आप हो सके तो वीडियो को पॉज करके एक बार देख लें। इस सवाल में कहता है कि एक मशीन जिसका एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ है 6 ईयर्स, वो उसको लीज किया गया है 4 ईयर्स के लिए, यानी कि लीज टर्म 4 ईयर्स है और एक्सपेक्टेड लाइफ 6 ईयर्स है। इसके बाद कहता है कि कॉस्ट और फेयर वैल्यू दोनों 7 लाख है और अमाउंट 4 इंस्टॉलमेंट में पे करने वाला है लेसी। फिर कहता है कि लीज टर्म का पूरे होने पर लेसर मशीन वापस ले लेगा। अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ 4th ईयर 70,000 है और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। अब ₹1 का एन्युटी फैक्टर 4 साल के एंड के बाद 3.169 है और ₹1 का प्रेजेंट वैल्यू 4 साल के एंड में 0.683 है। आपको सबसे पहले तो ये बताना है कि ये फाइनेंस लीज है या फिर नहीं है, उसके बाद अर्नड फाइनेंस इनकम निकालना है। तो सबसे पहले हम लोगों को लीज रेंटल निकालना पड़ेगा, तो लीज रेंटल का कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ लीज रेंटल, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट 7 लाख माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेसिडुअल वैल्यू। अब रेसिडुअल वैल्यू 70,000 दिया है तो इसको प्रेजेंट वैल्यू लाना पड़ेगा। तो प्रेजेंट वैल्यू लाने के लिए डेटा दिया गया है, बोलता है कि ₹1 का प्रेजेंट वैल्यू 4 साल के एंड में 0.683 है। तो 70,000 का प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा, 70,000 इंटू 0.683, तो निकल के आया 47,810। तो इसको लेस कर दिए तो निकल के आया बैलेंस, इसको डिवाइड कर देंगे एन्युटी फैक्टर से तो लीज रेंटल निकल के आ जाएगा, जो हर साल हम लोग पेमेंट करने वाले हैं। तो हम लोग को लीज रेंटल मालूम चल गया। तो अब हम लोग अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम निकाल लेते हैं। अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम कैसे निकालते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में आता है लीज रेंटल्स प्लस गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू प्लस अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। तो यहाँ पर लीज रेंटल है 2,05,803 इंटू 4 और गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू कुछ भी नहीं है, लेकिन अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू है 70,000। तो जोड़ दिए हम लोगों ने। अब इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, तो प्रेजेंट वैल्यू हम लोग का निकला हुआ है। कैसे निकला हुआ है चलिए चेक करते हैं। तो हम लोगों ने जो लिखा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल प्लस गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू प्लस अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू, हम लोग इसको तोड़ के भी लिख सकते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। तो गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू तो सिंस यहाँ पर है नहीं तो उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। हम लोग को प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल निकालना है प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू निकालना है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू हम लोगों ने अभी निकाला है 70,000 इंटू 0.683। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू पता है हम लोगों को। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल कैसे निकलेगा,
देखिए वो भी दिया हुआ है। हम लोगों ने जब लीज रेंटल का कैलकुलेशन कर रहे थे तो फेयर वैल्यू से लेस किया था परसेंट वैल्यू ऑफ रेसिडुअल वैल्यू, तो बैलेंस आया था। उस बैलेंस को हम लोग एनओटी फैक्टर से डिवाइड किया था, तब लीज रेंटल आया था। इसका मतलब जो बैलेंस अमाउंट था जिसको हम लोगों ने डिवाइड किया था एनओटी फैक्टर से, तो वो बैलेंस अमाउंट खुद में ही प्रेजेंट वैल्यू में ही है। हम लोग लीज रेंटल को कैलकुलेट करके प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर तो पहले से ही प्रेजेंट वैल्यू में है। हम लोग प्रेजेंट वैल्यू को ही डिवाइड करके एनओटी फैक्टर से लीज रेंटल निकाले हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल हम लोगों का दिया हुआ है, जो बैलेंस अमाउंट में है वही हम लोग का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल है, और प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया था 70,000 इंटू 0.683। तो हम लोग को ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मालूम चल गया, माइनस प्रेजेंट वैल्यू भी मालूम चल गया लीज रेंटल का 652,190 और रेसिडुअल वैल्यू का 47,810। तो लेस कर दिया तो हम लोगों को मिल गया आ गया अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये जो लीज है ये फाइनेंशियल लीज है या फिर ऑपरेटिंग लीज है। तो अगर पांचों कंडीशन में कोई एक कंडीशन भी पास करता है तो उसको फाइनेंशियल लीज मानते हैं। तो चेक करते हैं, सबसे पहले ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो रहा है क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या रहा है कि लेजर विल गेट बैक द एसेट। इसके बाद दूसरा कंडीशन कि क्या बहुत लो प्राइस में ट्रांसफ़र हो रहा है, तो ये भी नहीं है क्योंकि लेसर यहाँ पर एसेट को वापस ले लेगा। अगला कंडीशन था कि इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एसेट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होना चाहिए लीज टर्म के, लेकिन यहाँ तो नहीं है क्योंकि इकोनॉमिक लाइफ 6 साल है और लीज टर्म 4 साल है, तो नॉट अप्रॉक्सीमेटली सेम। इसके बाद ये चेक करना था कि एसेट क्या स्पेशलाइज्ड है, तो यहाँ पर इसके लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। तो लास्ट जो कंडीशन है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल शुड बी अप्रॉक्सीमेटली सेम ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ एसेट। तो हम लोगों ने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल निकालना है। तो हम लोगों को मालूम है कि लीज रेंटल कितना है चारों साल का, उसको इंटू कर देंगे डिस्काउंटिंग फैक्टर से। डिस्काउंटिंग फैक्टर यहाँ पर 10% के हिसाब से लेंगे क्योंकि IRR 10% दिया हुआ है। तो उस बेसिस पे हम लोगों ने अमाउंट निकाला और अमाउंट को देखा, तो अमाउंट निकल के आया 652,190। अब ये जो 652,190 है ये सिमिलर है 7 लाख के, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, इसीलिए हम लोग इसे फाइनेंशियल लीज मान लेंगे। ये सवाल पिछले सवाल का रेपिटेशन है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप वीडियो को पॉज करें और इसे एक बार देख लें। ये सवाल थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन मेरा है। ये सवाल काफ़ी आसान है। इसमें आपको IRR कैलकुलेट करने बोला है, लेसी के लिए जर्नलाइज करने बोला है और फाइनेंस चार्ज कैलकुलेट करने बोला है। तो बहुत आसान है। सबसे पहले हम लोग IRR कैलकुलेट कैसे करेंगे, हम लोग हिट करेंगे एक बार 10% में, एक बार 14% में, और इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे IRR। अभी सवाल में हम लोग 10% पे और 20% पे भी हिट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिंस मैंने आंसर कॉपी करा है किताब से तो इसीलिए मैंने एज इट इज़ यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। इसके बाद हम लोग को एसेट और लाइबिलिटी का वैल्यू निकालने के लिए कहा था। तो हम लोगों को मालूम है कि फेयर वैल्यू ऑफ एसेट और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट विच एवर इज़ लोअर, और हम लोग दोनों को निकाल करके विच एवर इज़ लोअर को वैल्यू मान लेते हैं और उसका जर्नल एंट्री पास करते हैं एसेट ऑन लीज अकाउंट डेबिट टू लेसर या फिर लीज लाइबिलिटी बीइंग एसेट एंड लाइबिलिटी रिकॉर्डेड। इसके साथ साथ हम लोग फाइनेंस चार्ज कैलकुलेट करते हैं। तो ईयर का कॉलम बनाते हैं, ओपनिंग बैलेंस, फाइनेंस चार्ज, इंस्टॉलमेंट और क्लोजिंग बैलेंस। याद रखने वाली बात यहाँ पर यह था कि जब लास्ट साल का फाइनेंस चार्ज निकाल रहे हैं तो उस टाइम हम लोग क्लोजिंग बैलेंस को नील ले लेते हैं और इंस्टॉलमेंट में हम लोग लीज रेंटल प्लस गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू को भी लिख लेते हैं और फाइनेंस चार्ज को बैलेंसिंग फिगर निकाल देते हैं। और जो भी हम लोग का डिफरेंस आता है वो हम लोग का अप्रॉक्सीमेशन बेसिस पे आता है, तो वो हम लोग डिस्क्लोज कर देते हैं नोट दे करके। तो अगर फाइनेंस चार्ज हम लोगों का निकल गया तो उसको कैसे हम लोग जर्नलाइज करते हैं वो देख लेते हैं। तो चलिए पहला साल का जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है उसको जर्नलाइज कर लेते हैं। पहला जर्नल एंट्री होगा एक्सपेंस इनकर होने का, दूसरा इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने का, और तीसरा कि जो इंटरेस्ट एक्सपेंस हुआ है उसको P&L में चार्ज करने का। तो सबसे पहला इंटरेस्ट चार्ज करने का, तो फाइनेंस चार्ज अकाउंट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी और लेसर बीइंग फाइनेंस चार्ज ड्यू। अब पेमेंट ऑफ लीज रेंट का लेसर अकाउंट डेबिट टू बैंक, और तीसरा ट्रांसफ़र करने का फाइनेंस चार्ज को P&L में, P&L अकाउंट डेबिट टू फाइनेंस चार्ज बीइंग फाइनेंस चार्ज ट्रांसफर टू P&L। ध्यान रखिएगा हम लोग यहाँ पर लेसी के लिए जर्नलाइज कर रहे थे। मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास टाइम है तो इसे एक बार पॉज करके पूरा गो थ्रू कर लें। ये सवाल भी रेपिटेशन है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि एक बार आप वीडियो को पॉज करके गो थ्रू कर लें। इस सवाल में कहता है कि एक्स लिमिटेड ने जेसीबी मशीन को बेचा है वाई लिमिटेड को 60 लाख में, जिसका WDV था 50 लाख, और यही जेसीबी को फिर वो लीज बैक ले लिया है। ये ऑपरेटिंग लीज बैक है। आपको कमेंट करना है अकॉर्डिंग टू रेलेवेंट AS, मतलब AS 19।
पहला जो सेल हुआ है वो 60 लाख का है और इट इज़ इक्वल टू फेयर वैल्यू। तो हम लोगों को मालूम है जब सेल प्रोसीड्स इज इक्वल टू फेयर वैल्यू होता है तो वहाँ पर हम लोग डेफर्ड गेन, डेफर्ड लॉस इस तरह का टर्म यूज़ नहीं करते हैं, डायरेक्ट पीएनएल में ट्रांसफ़र कर देते हैं जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ है। तो इस केस में व्हेन सेल प्राइस इज इक्वल टू फेयर वैल्यू इट मीन्स ट्रांजैक्शन इज एट नॉर्मल प्राइस, हेंस गेन और लॉस विल नॉट बी डेफर्ड। तो बैंक अकाउंट डेबिट 60 लाख टू मशीन 50 लाख टू पीएनएल 10 लाख बीइंग मशीन सोल्ड। दूसरा केस में कहता है कि फेयर वैल्यू 50 लाख है, सेल प्राइस 45 लाख है। तो फेयर वैल्यू ज़्यादा है, सेल प्राइस कम है, मतलब 50 लाख का मशीन 45 लाख में ही खरीद लिया है। तो यहाँ पर चेक करना पड़ेगा, अगर लीज रेंटल कम किया है तो हम लोग डेफर्ड लॉस बना देंगे, और अगर लीज रेंटल कम नहीं किया है तो कोई भी डेफर्ड लॉस नहीं बनाएंगे। लीज रेंटल कम करने से डेफर्ड लॉस क्यों बनाएंगे? इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जब लेसी एसेट को बेचा कम दाम में, मतलब 5 लाख कम दाम में बेचा, तो जब ये लीज बैक कर रहा है और कम लीज रेंटल पे कर रहा है लीज बैक, तो इसको ऐसा एज्यूम किया जा सकता है कि ये जो 5 लाख कम में एसेट को बेचा है, इस 5 लाख के बदले में ही लेसर जो है इसको कम लीज रेंट पे दे रहा है एसेट। इसका मतलब कि ये जो 5 लाख शुरुआत में लॉस किया है, इस लॉस का फ़ायदा उठा रहा है ये कम लीज रेंट में सामान लेकर के। अब हम लोग हमेशा यही एज्यूम करते हैं कि रेंटल रिड्यूस हुआ होगा, इसीलिए हम लोग डेफर्ड लॉस भी बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग डेफर्ड लॉस बनाए हैं और जर्नल एंट्री पास किए हैं। बैंक अकाउंट डेबिट 45 लाख, डेफर्ड लॉस 5 लाख टू मशीन 50 लाख। अब तीसरा केस में 55 लाख का जेसीबी मशीन बेचा है 62 लाख में। तो चलिए इसको रिकॉर्ड करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट 62 लाख टू मशीन 50 लाख टू डेफर्ड गेन 7 लाख टू पीएनएल 5 लाख टू मशीन 50 लाख क्यों किए हैं, 55 लाख क्यों नहीं किए? क्योंकि 50 लाख डब्ल्यूडीवी है और हम लोग डब्ल्यूडीवी में ही तो रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद डेफर्ड गेन कितना हुआ है, 55 लाख माइनस 62 लाख, 7 लाख हुआ है डेफर्ड गेन और पीएनएल 5 लाख बैलेंसिंग फिगर आ गया। अगला केस में 45 लाख का सामान बेच दिए हैं 48 लाख में, यानी 3 लाख का प्रॉफिट में बेच दिए हैं। तो ये जो 3 लाख है वो डेफर्ड गेन हो जाएगा। तो जर्नल एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट 48 लाख, पीएनएल डेबिट 5 लाख टू डेफर्ड गेन 3 लाख टू मशीन 50 लाख। पीएनएल में 5 लाख कैसे आया? बैलेंसिंग फिगर आया। बैंक में आया 48 लाख क्योंकि सेल प्रोसीड 48 लाख है और डेफर्ड गेन 3 लाख का हुआ था क्योंकि फेयर वैल्यू 45 लाख का है और सेल प्रोसीड 48 लाख का है। तो बाकी जो डिफरेंस है 3 लाख का वो डेफर्ड गेन है और मशीन का डब्ल्यूडीबी था 50 लाख। तो हम लोगों का बैलेंसिंग फिगर आ गया पीएनएल 5 लाख का लॉस। मैं फिर भी रिकमेंड करूंगा कि एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार आप रीड कर लें। ये जो क्वेश्चन है वो सेल एंड लीज बैक का कॉन्सेप्ट पे है, तो ये जो कॉन्सेप्चुअल वीडियो था उसमें मैंने इसको कवर किया था। इस सवाल में कहता है कि सन लिमिटेड ने एक मशीन ऑब्टेन किया है 30 लाख का, इफेक्टिव लाइफ है इसका 14 साल, इसको लीज पे रखा गया है 5 साल के लिए। अब यहाँ पर लीज रेंटल 3 लाख है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है। इसके बाद कहता है कि AS 19 के अकॉर्डिंग ये बताओ कि क्या ये फाइनेंशियल लीज है या फिर ऑपरेटिंग लीज है। तो इस सवाल में ये फाइनेंशियल लीज नहीं है, ऑपरेटिंग लीज है, क्योंकि फाइनेंशियल लीज के लिए जो 5 कंडीशन पास करना चाहिए ये पाँचों कंडीशन पास नहीं कर रहा है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस वीडियो को पॉज करके इसको गो थ्रू कर लें आंसर को। इस सवाल में आपको क्लासिफाई करना है कि कौन सा ऑपरेटिंग लीज है और कौन सा फाइनेंशियल लीज है विथ रीजंस। सबसे पहला प्रश्न में कहता है कि इकोनॉमिक लाइफ 10 साल है और लीज टर्म 9 साल है और ये जो एसेट है ये लीज टर्म के एंड में एक्वायर नहीं किया जा रहा है। तो आंसर में कहता है कि ये फाइनेंशियल लीज कहलाएगा क्योंकि सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ लाइफ इज कवर्ड बाय द लीज टर्म। सेकंड क्वेश्चन में कहता है कि लेसी के पास ऑप्शन है कि वो एसेट को खरीद सकता है लोअर देन फेयर वैल्यू एट द एंड ऑफ लीज टर्म। तो ये भी एक फाइनेंशियल लीज होगा क्योंकि फाइनेंशियल लीज में ही हम लोगों को शुरुआत में ही मालूम चलता है कि जब लीज टर्म ख़त्म होगा तो लेसी के पास ऑप्शन होगा बाय करने का एसेट, वो भी बहुत कम दाम में। तीसरा सवाल में कहता है कि लेसी लीज पेमेंट को एक्सपेंस की तरह रिकॉर्ड कर लेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये एक ऑपरेटिंग लीज है क्योंकि ऑपरेटिंग लीज के अंडर में ही लीज पेमेंट को हम लोग एक्सपेंस मान करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं टू हैव बेटर मैचिंग बिटवीन कॉस्ट एंड रिवेन्यू। इसके अगले क्वेश्चन में कहता है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP x है और फेयर वैल्यू ऑफ एसेट y है और x इज इक्वल टू वाई है। तो ये एक फाइनेंशियल लीज है जब हम लोगों का x इज इक्वल टू वाई हो जाता है, मतलब कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ एसेट।
लास्ट क्वेश्चन में कहता है कि इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एसेट 5 साल है और लीज टर्म 2 साल है, और एसेट एक स्पेशल नेचर का है और इसको लेसी ही यूज़ कर सकता है। तो सिंस एसेट इज ऑफ स्पेशल नेचर एंड हैज़ बीन प्रोकर्ड ओनली फॉर द यूज़ ऑफ लेसी, इट इज़ द फाइनेंशियल लीज। अब ये सवाल में भी आपको नॉर्मली वैल्यू ऑफ एसेट और लाइबिलिटी निकालने के लिए कहा है और फाइनेंस चार्ज निकालने के लिए कहा है। तो जब हम लोग एसेट और लाइबिलिटी निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? फेयर वैल्यू ऑफ एसेट और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट विच एवर इज लोअर। और मिनिमम लीज पेमेंट में हम लोग क्या कंसिडर करते हैं? लीज रेंट प्लस गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू। तो इस तरह से जब हम लोगों ने निकाला वैल्यू ऑफ एसेट और लाइबिलिटी, तो हम लोग का वैल्यू निकल के आया 10 लाख, और ये 10 लाख फेयर वैल्यू ऑफ एसेट है। तो जब भी फेयर वैल्यू ऑफ एसेट लोअर रहे तो आपको अलर्ट रहना पड़ेगा और आईआरआर फिर से निकालना पड़ेगा। ये क्यों? अभी तक तो ऐसा नहीं किए थे। अभी तक नहीं किए थे क्योंकि हर सवाल में जब हम लोग एसेट और लाइबिलिटी कैलकुलेट कर रहे थे तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी ही लोअर आ रहा था, इसलिए हम लोग को प्रॉब्लम नहीं झेलना पड़ रहा था। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा। इस तरह का क्वेश्चन बार बार नहीं दिखने को मिलता है, लेकिन अगर आ गया इस तरह का क्वेश्चन जिसमें कि फेयर वैल्यू ऑफ एसेट लोअर है और यही वैल्यू ऑफ एसेट और लाइबिलिटी बनता है, तो उस केस में हम लोग को रिवाइज आईआरआर निकालना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोगों ने रिवाइज आईआरआर निकाला है यहाँ पर 16.72%, और फिर हम लोगों ने नॉर्मली प्रकार से फाइनेंस चार्ज कैलकुलेट कर दिया है। इस सवाल में एक ही चीज़ यूनिक था कि यहाँ पर फेयर वैल्यू ऑफ एसेट लोअर है, ना कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर आईआरआर रिवाइज कैलकुलेट किया है। अगर हम लोग रिवाइज आईआरआर कैलकुलेट नहीं करेंगे तो हम लोगों का फाइनेंस चार्ज निकालते समय बहुत प्रॉब्लम होगा। बाकी ये सवाल में कुछ भी नहीं है, बस एक ही पॉइंट स्पेशल था जो मैंने आपको बता दिया। आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को फिर से पॉज करेंगे और इस क्वेश्चन को गो थ्रू कर लेंगे। ये क्वेश्चन यूनिक है और जल्दी आपको देखने को नहीं मिलेगा जिसमें कि फेयर वैल्यू ऑफ एसेट कम हो जाए, लोअर हो जाए। लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन ये भी है जो कि एमटीपी अक्टूबर 2019 में आया था, तो आप इसे भी देख करके ही जाएं। धन्यवाद। अब मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। इस वीडियो में बेसिकली मैंने हर एक टाइप का क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर दिया है जो कि AS19 लीज में आता है। इससे बाहर क्वेश्चन आना बहुत मुश्किल है। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।